रख दिया जाए तो इस देश में बदलाव होना निश्चित है। तो वो बोलते थे कि जो बुद्धों की देशना है, जैसे हमारे लोग बुद्धिस्ट की बात आज बड़ी तेजी से करते हैं। मैं तो बहुजन समाज पार्टी से भी लगे हुए कई लोग बैठे हुए हैं, या कुछ लोग चले भी गए होंगे। मैं 10 साल पहले देखता था कि बहुजन समाज पार्टी के किसी कार्यक्रम में तथागत बुद्धा का नाम नहीं लिया जाता था। लोग कहते थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें सारे धर्म के लोग आते हैं, यहाँ किसी धर्म की बात होगी तो लोग नाराज हो जाएंगे। और आज मैं देख रहा हूं कि चाहे बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, चाहे वाम सेव का कोई कार्यक्रम हो, वो बुद्धा के यहाँ से शुरू होता है। तो वो उस समय बताते थे कि बुद्धों की देशना यह काफी गंभीर विषय है। और जैसे वो स्वच्छ कपड़ा है, सफेद कपड़ा है, रंगों को जल्दी सोख लेता है, उसी प्रकार से कैडर और मिशन मूवमेंट में बैठे हुए लोग अगर स्वच्छ मन से, खुले दिमाग से अगर इन बातों को सुनेंगे तो वो जरूर से जरूर वो उनके दिमाग में एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये गंभीर विषय है। वो तब बोला करते थे कि जो तथागत की धम्म देशना है वही वाम सेव का कैडर है। इसमें सबको जोड़ लीजिए, तथागत से लेकर के सारे महापुरुषों को अगर आप जोड़ लीजिए तो जो उनकी विचारधाराएं हैं वही वाम सेव का कैडर है। दूसरा नहीं ना कुछ है, हम दूसरा कुछ थोड़े पैदा करते हैं। हम तो महापुरुषों के विचार को ही अगर बता दें आपके सामने तो वही हमारे लिए काफी है। हम कहाँ से पैदा कर पाएंगे, हमारी कोई इतनी औकात थोड़ी है कि हम कैडर बना लें और पैदा कर लें। लेकिन उस समय ये चीजें थी कि मानवर कांसीराम साहब, अभी आपने बीआरसी का नाम लिया, वो तब की बात है। बताइए, लोग तब तक बुद्धिज्म के बारे में कुछ एबीसीडी कुछ नहीं जानते थे। तब साहब जो है बीआरसी बनाए थे, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर बनाए थे। तो आज इस कैडर कैंप में, इस सत्य अन्वेषण शिविर में आप सारे लोगों का स्वागत है। सबसे पहले उन तमाम महापुरुषों को, खास करके बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा फूले, छत्रपति साहू महाराज और मानवर कांसीराम साहब, इन सारे महापुरुषों को मैं आदर सम्मान सहित उन्हें नमन करते हुए आज वाम सेव की जो कैडर कैंप है, इसके जिला कन्वीनर भाई डॉक्टर राकेश जी और इसके डिप्टी कन्वीनर तमाम लोग हैं। मैं तो अब नाम तो सबका नहीं लूंगा, लेकिन जितने डिप्टी कन्वीनर यहाँ आए हैं अब उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस असेंबली के जो असेंबली कन्वीनर हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोग वाम सेव में काम किए हैं, जैसे मटरू लाल हैं और तमाम सारे कर्मचारी, हमारे मास्टर साहब हैं, मिश्री मास्टर साहब हैं, और बहुजन समाज पार्टी की इस विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं भाई प्रधान जी, आपको भी धन्यवाद। जिनका नाम अगर नहीं ले पा रहा हूँ उनको भी सबसे पहले जय भीम, और जिनका नाम ले रहा हूं उनको भी जय भीम, नमो। तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप उसको सुनेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि ये चीजें कभी हमने सुना नहीं। सबसे पहली बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 26 मार्च 1956 को आगरा में आए थे। इसको कोई साथी 18 मार्च 1956 बोलते हैं, लेकिन 18 मार्च 1956 सही नहीं है, 26 मार्च 1956 सही है। या अगर दोनों को गलत मान लिया जाए तो मार्च के महीने में आए थे 56 में, इतना तो ये तथ्यात्मक है। तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि मुझे मेरे समाज के शिक्षित लोगों ने धोखा दिया, या मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
अब इसके पहले अगर देखेंगे तो बाबा साहब क्या कहते हैं, टू द एजुकेट। बाबा साहब शिक्षित बनने की बात कहते हैं उसके पहले, और 1956 में वो बोलते हैं कि मुझे मेरे समाज के शिक्षित लोगों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब का क्या असर रहा होगा, क्या वो कहना चाहते थे? अगर बाबा साहब की बात मान लिया जाए तो इसको जोड़ दिया जाए कि मुझे मेरे समाज के शिक्षित लोगों ने धोखा दिया, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि बाबा साहब यह कहना चाह रहे हैं कि शिक्षित बनो और धोखेबाजी करो। क्यों? शिक्षित बनो और धोखेबाजी करो। तो क्या बाबा साहब ऐसा चाहते रहे होंगे? नहीं चाहते रहे। यही गंभीर विषय है। कैडर का मतलब इसी को गंभीर कहते हैं। वकील साहब आप आ गए, एक बार बोले नहीं, ये चलिए आपको धन्यवाद, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए आइए पुष्प अर्पित कर लीजिए महापुरुषों को। आप तो पुराने कैडर के रहे, क्यों उतना छिप है? पीछे आगे की बात नहीं है, महापुरुषों की जो संहिता होती है। अगर बाबा साहब पहले बोलते थे कि भाई शिक्षित बनो, और फिर बाबा साहब बाद में बोलते हैं कि मुझे मेरे समाज के शिक्षित लोगों ने धोखा दिया, अब बाबा साहब के शब्द को जोड़ दिया जाए तो यही उसका अर्थ निकलता है कि भाई शिक्षित बनो और धोखेबाजी करो। तो ऐसा तो बाबा साहब नहीं कर रहे होंगे, ऐसा तो कह ही नहीं सकते हैं। तो उसी पर एक छोटा सा कैडर है, और यह गंभीर विषय है। बाबा साहब किस तरफ आपको इशारा कर रहे हैं, और वह कार्य आज तक जो सारे लोगों ने, हमारे विनोद नाथ साहब ने, वो सारे लोग तो यही बात बोल रहे हैं, दर्द को बयां कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है कि लोगों के कान में जूं क्यों नहीं रेंगती। एक रामायण की चौपाई है, मुझे याद आ गई अभी अभी, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, है ना? अब विद्यावान का मतलब विद्वान, गुणी का मतलब गुणवान, और चतुर का मतलब चालाक। तो विद्वान, गुणवान, चतुर और चालाक, तो आप तो हमारे महापुरुषों के संघर्ष से बने हुए, और आप आतुर किसके लिए हैं? राम काज करबे को आतुर, यानी राम का जो मूवमेंट है उसके लिए आपके अंदर आतुरता है, और जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है उसका कोई मिशन मूवमेंट चल रहा है, उसका कोई कार्यक्रम चल रहा है, उसकी कोई मीटिंग बैठक चल रही है, तो आपके पास समय नहीं है। अब आप तय करिए इस बात को कि आप विद्वान, चतुर, चालाक जो कुछ बने हैं तो बाबा साहब की दी गई व्यवस्था की वजह से बने। यह तो 100% सही है ना, लेकिन आपको बाबा साहब के कार्य को आगे ले जाना चाहिए। तो आतुरता तो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे ले जाना चाहिए, आतुरता होना चाहिए, आतुरता होना चाहिए, लेकिन आप राम काज करिबे को आतुर, तो इसको त्यागिए, हटाइए इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बाबा साहब जो बोलना चाहते थे वह यह बोलना चाहते थे कि शिक्षित समाज की जो जिम्मेदारी थी उसको उसने ईमानदारी से नहीं किया, ये बोलना चाहते थे। उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि शिक्षित बन जाओ और धोखेबाजी करो, नहीं। उनका आशय यह था कि जो जिम्मेदारी आपको निभाना चाहिए तो वो जिम्मेदारी आपने नहीं निभाया है, इसलिए आप जो है शिक्षित बन करके और हमें आपने धोखा दिया। तो अब शिक्षा का पैमाना क्या है? क्या सारे लोगों को शिक्षित मान लिया जाए? क्या कागज की डिग्रियां ले लिए हैं तो आप शिक्षित हो गए हैं? तो कहाँ है, बरस है कुछ?
हाँ, इसको रख ले। तो शिक्षाएं आपको दो तरह की होती है। जो बाबा साहब बोल रहे थे वह इन्हीं शिक्षाओं की तरफ उनका इशारा था कि दो तरह की शिक्षा होती है। नंबर एक है, चल रहे भैया, TIONAL कन्वेंशनल एजुकेशन, CATION। ये पहली शिक्षा है कन्वेंशनल एजुकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं कि जो परंपराओं से आपको शिक्षा मिली हुई है, परंपरा से जो आपको जो पारंपरिक शिक्षा है, जैसे एकेडमिक शिक्षा है, विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में जाएंगे तो आप 10वीं पास कर लेंगे, 12वीं पास कर लेंगे, डिग्री ले लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, PhD हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, आप ऊंची से ऊंची डिग्रियां हासिल कर लेंगे। और ये शिक्षा आपको कहां से मिली हुई है? कन्वेंशनल एजुकेशन की तरफ से मिली हुई है, पारंपरिक शिक्षा से मिली हुई है। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, जरूरी भी है शिक्षा। लेकिन एक और शिक्षा होती है एक्चुअल एजुकेशन, ACCH TL, भाई स्पेलिंग वगैरह संभालिएगा, ये एक्चुअल है। अब वास्तविक शिक्षा कहां से आएगी? जो आपको एकेडमिकल शिक्षा जो आपको विद्यालय में मिलती है, तो क्या आपको एक्चुअल शिक्षा भी वहां मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक्चुअल शिक्षा आपको वहां नहीं मिल सकती है। ये कहां मिलेगी? ये बामसेफ की यूनिवर्सिटी मिलेगी, जहां सत्य अन्वेषण शिविर लगाया जाता है, कैडर कैंप लगाया जाता है, और यहाँ जो बातें होती है वो शोध परक जानकारी होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। कोई सवाल उठाता है तो उसका आप जवाब दे सकते हैं। तो ये शिक्षा आपको यहाँ से मिलेगी। एक्चुअल एजुकेशन आपको बामसेफ की यूनिवर्सिटी से मिलेगी, और बामसेफ की यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तब आपको ये वास्तविक शिक्षा मिलेगी। अच्छा, आपने एक्चुअल एजुकेशन हासिल कर लिया, बहुत सारे साथी हैं, कैडर चला 5-5 घंटे तक चला। मैं समझ रहा हूं कि कुछ जो खुफिया कैडर बताते थे मानवर कांसीराम साहब, वो तो अभी शुरू नहीं हुआ है, तो समझ में आएगा तो अभी शुरू हो जाएगा। तो खुफिया जानकारी आपको मिलेगी खुफिया कैडर कैंप में। लेकिन बामसेफ के बारे में जो भी जानकारियां हैं, वो सारी की सारी जानकारियां मैंने, मेरे समझ में आया, जो अब मेरे पास थी, मैंने सारे चीजें आप लोगों को नोट करा दिया हूं, दे दिया हूं। तो अब एक्चुअल एजुकेशन अगर आपको मिल चुका है, या एक्चुअल एजुकेशन से आप लैस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप राम के काम को करने के लिए आतुर हैं, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल एजुकेशन आपका पूरा नहीं है, या आप केवल यहां आकर के सुनते हैं और उसके प्रति आप गंभीर नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी होने का कारण है। वो कारण कौन सा है? कि हम एक्चुअल एजुकेशन ले चुके हैं, हम ट्रेनिंग कैंप से जा करके ट्रेनर की ट्रेनिंग ले चुके हैं, और जब उनको खड़ा कराया गया बोर्ड पर कि भाई आप कुछ बताइए, बोलिए कुछ, तो जब आप कुछ नहीं बता पा रहे हैं
तो इसका मतलब है कि आपकी जो ट्रेनर की ट्रेनिंग है वो आपने पूरे मनोयोग से उसको हासिल नहीं किया है। तो अगर एक्चुअल एजुकेशन बांध फेद में आपको मिला है, ये नहीं चल रही है। ये लीजिए तो उसके एक्चुअल एजुकेशन के 3 गुण होते हैं, 3 गुण। और वो 3 गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एनालाइजेशन। इसकी हिंदी होती है परख करने की क्षमता। जिसको आप एनालिसिस करें, कोई चीज आपके सामने आ गया तो आपको एनालिसिस करने की काबिलियत आपके अंदर नहीं है, तो आपका एक्चुअल एजुकेशन और कन्वेंशनल एजुकेशन दोनों का दोनों बेकार है। किसी बात को परख करना ही एक्चुअल एजुकेशन का हिस्सा होता है। और आर्थिक गैर बराबरी अभी भी जारी है, और उसके जो शिकार हुए लोग हैं, ना तो उन्होंने इस जनतंत्र के महल को तहस नहस नहीं किया। इसी बात को मानवर कांसीराम साहब ने कोट किया। उनके सारे लोग थे, सारे लेफ्टिनेंट थे, किसी को समझ में नहीं आया। मानवर कांसीराम साहब आते हैं, बाबा साहब का आंदोलन तो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद 10 साल तक ब्रेक रहा। हालांकि उन्होंने चेताया था, अपने लेफ्टिनेंटों को बोला था कि यह जो मेरा मिशन मूवमेंट का जो आंदोलन है, इसको बड़े मकसद से, बड़ी मेहनत से, बड़ा तमाम विरोधियों का झंझावात विरोध झेलते हुए मैं इसको यहाँ तक खींच के लाया हूँ। अब आप सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि यह निरंतर चलते रहना चाहिए। अगर आप लोग इसे आगे नहीं बढ़ा सको तो आप ये जहां है वहीं इसको रोक के रखो, लेकिन किसी भी स्थिति में इसको बैक मत करना। तो लोगों ने क्या किया? ना तो आगे बढ़ाया, ना तो रोक के रखा, बल्कि क्या किया? पीछे ढकेल दिया, बैक कर दिया। तो 5 मई 10 साल के बाद 5 मई सन 1965 को मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के मिशन के का जो आंदोलन है उसका उन्होंने नेतृत्व ग्रहण किया, और इस बात को उन्होंने कोड किया। आप लोगों को पता है कि मानवर कांसीराम साहब एक वैज्ञानिक थे। उनका जो भी कार्य था वह सारा का सारा कार्य जो है वैज्ञानिक ढंग से किए हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बनाया है, चाहे BS4 बनाया है, चाहे वामसेप बनाया है, चाहे BRC बनाया, चाहे कोई भी विंग उन्होंने खड़ा किया, कोई भी कार्य किया है, बिना फार्मूले के और बिना वैज्ञानिक सोच तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। तो मानवर साहब कांसीराम साहब वैज्ञानिक से, आप लोगों को पता है, गोला बारूद जहां बनता था उसका वो रिसर्च करते थे, जांच पड़ताल करते थे, इसकी मारक क्षमता क्या होगी, दुश्मन देश के यहाँ ये क्या कर सकता है, वो सारी चीजें ये जांच करते थे। लैब में जाते थे तो महीनों महीनों उसी में पड़े रहते थे। तो उन्होंने एक अपना फार्मूला बनाया। वह फार्मूला क्या है, जिसको रामनारायण भारती अभी बोल के गए हैं और आप लोगों के सामने हजारों बार बोला जाता है, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के सामने हजारों बार बोला जाता है, वह भी बोलते हैं, लेकिन इस पर चलने के लिए तैयार लोग नहीं। तो इन्होंने कोड किया, और कोड करके क्या बोला कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती।